गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में प्रकरण 21 पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़ेंगे। पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है अमीर खुसरो की लिखी हुई है। अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो 1253 से 1325 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित था। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले हिंदवी शब्द एक अमीर खुसरो ने प्रयुक्त किया था। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। उनके ग्रंथों की सूची लंबी है, साथ ही इनका इतिहास स्रोत रूप में महत्व है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। स्वयं अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा है। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। आज जो हम हिंदी बोलते हैं उसे हम खड़ी बोली के रूप से जानते हैं। उनका सबसे पहले प्रयोग जो है वो अमीर खुसरो ने किया था, ऐसा माना जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। मध्य एशिया की लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में हुआ था, इटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में। लाचन जाति के तुर्क अंग्रेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत में आए थे। खुसरो की मां बलबन के युद्ध मंत्री इमादुतुल मुल्क की पुत्री थी तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। किशोरावस्था में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष होते होते वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर हमारा प्रकरण जो है वो शुरू होता है। पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ किसे कहते हैं? तो गुजराती में हम जिसे उखाणा बोलते हैं उसी तरह हिंदी में उखाणा को पहेलियाँ कहते हैं। तो अमीर खुसरो की हमें पहेलियाँ और मुकरियाँ पढ़नी है। पहले अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं। अमीर खुसरो जन्म सन 1253 से निधन सन 1325। आदिकाल की राजश्री परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्य का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ अभिव्यंजित कर कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ और मुकरियों में विनोद माने आनंद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। पहेलियाँ। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? तो यहाँ पे कहने का अर्थ है जूता क्यों नहीं पहना और समोसा क्यों नहीं खाया? तो उत्तर है तला नहीं था। जूता जो है उसका तलिया ना हो, मतलब तलवा बोलते हैं हिंदी में उसको, तल्ला, तो वो ना हो तो हम जूता पहन सकते नहीं है। उसी तरह
समोसा है वो कच्चा हम खा नहीं सकते हैं, तो उसको तेल में कढ़ाई में डालकर तलना पड़ता है। तो दोनों का उत्तर क्या है? तला नहीं था, इसलिए उसको जूता पहन नहीं सके और समोसा खा नहीं सके। उसके बाद दूसरा है, अनार क्यों न चखा और वजीर क्यों न रखा। तो अनार जो है उसमें दाने ना हो तो आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते, मतलब अनार इसलिए नहीं खाया कि दाना न था। वजीर क्यों न रखा? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको वजीर रखा जाता है। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति है, आपको चुनना है उसमें, अगर किसी में उसके दावेदार कोई नहीं है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, तो आप वजीर रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो दोनों में दाना न था, अनार में दाना न था और वजीर में बुद्धि न थी, इस तरह से है। तीसरी है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। रोटी जो है उसको पकाते समय हमें उलट पुलट करके मतलब फेरना पड़ता है। एक बार आप रोटी को तवे पर चढ़ाते हैं तो उसको फेरना पड़ता है। अगर आप रोटी फेरेंगे नहीं तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी। तो रोटी जली क्यों। फिर घोड़ा अड़ा क्यों। घोड़ा जो होता है उसको घुमाना पड़ता है। आपको दिन में 2-3 बार उसको 2 बार तो कम से कम चक्कर लगाने पड़ते हैं, वरना घोड़ा जो है वो अड़ियल हो जाता है, मतलब वो फिर किसी को उसकी सवारी करने देता नहीं है। तो घोड़े को भी क्या करना है? फेरना पड़ता है। रोटी को भी फेरना पड़ता है। और पान सड़ा क्यों। तो खाने वाला जो पान है, हम लोग पान खाते हैं, उसको भी फेरना पड़ता है। अगर आप फेरेंगे नहीं तो क्या होगा? उसका मतलब वो सड़ जाएगा। पान को उल्टा पुल्टा करके रखना पड़ता है। अगर आप देखेंगे कभी कभार तो पान जो है गल जाते हैं, तो बिगड़ जाते हैं, तो उसको खाने लायक नहीं रहते। तो तीनों का उत्तर क्या है? फेराना था। रोटी भी नहीं फेरी थी, घोड़ा भी घुमाया नहीं था और पान भी फेराना था। तो आपको पहेली का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद है, एक नारी के 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाठा रहे, फिर भी दोनों संग। यहाँ पे चक्की के चाट की बात है, गुजराती में जिसको हम घंटी बोलते हैं। तो एक नारी, उसके 2 बालक, मतलब यहाँ पे एक औरत के 2 बच्चे हो और दोनों बच्चे सेम रंग के हो, सेम आकार के हो, लेकिन एक जो है वो चलता रहता है, घूमता रहता है, और दूसरा जो है अपनी जगह पे स्थिर रहता है। तो इसके बावजूद भी दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे बात जो है वो चक्की के पार्ट की है, घंटी के 2 पहिए होते हैं उसकी बात है, मगर उसको नारी के 2 बालक के समान बताया गया है। इसके बाद है मुकरियाँ। जब मांगू, मुकरियाँ में क्या होता है कि आपको 3-4 लाइन होती है, उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसी में एक आंसर होता है। 2 में से एक आंसर ही होता है और वो उसको आपको बताना होता है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। या तो साजन है या तो लोटा है, दोनों में से एक ही उत्तर होगा। मतलब यहाँ पे उत्तर है लोटा। लोटा जो होता है पानी भरने का एक बर्तन है, तो उसका मतलब वो कार्य क्या है वो यहाँ पे बताया गया है कि जब मैं पानी मांगू घर जाकर तो कोई उसमें जल भर के देता है, और मेरे मन की मतलब कि जो उसको प्यास लगी है वह बुझाता है, प्यास बुझाता है। और उसका आकार जो है बहुत छोटा होता है, मगर उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या है? मन का भारी तन का छोटा, मतलब पात्र छोटा है मगर पानी ज़्यादा होता है। तो वो क्या चीज़ है? तो ए सखी साजन ना सखी लोटा, मतलब उत्तर है लोटा। इसके बाद है, वो आवे तो शादी होय, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। यहाँ पे बात कही है कि शादी में 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हम लोग ढोल वाला बुलाते हैं, मतलब ढोली जिसको बोलते हैं, वो आता है ढोल बजाता है तो सबको पता चलता है कि इस घर में शादी है। दूसरा कौन होता है? जो लड़का होता है, जिसके साथ शादी होती है, वो साजन, मतलब वो लड़का होता है। दोनों के बगैर शादी होती नहीं है। और मीठे लागे वाके बोल, मतलब ढोल के जो बोल है वो हमें मीठे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। ढोल जो है वो हम अच्छे प्रसंगों में ही बुलाते हैं, किसी की डेथ पर या किसी की
बुराई मतलब बुरे प्रसंग में हम ढोली को नहीं बुलाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ हो, अच्छा प्रसंग हो तभी हम ढोली को बुलाते हैं। तो इसका उत्तर है ढोल। उसके बाद है अति सुरंग है रंग रंगीले, है गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ पे कहना है कि बहुत सुंदर रंग वाला, रंग रंगीला मतलब रंगों वाला, बहुत ही सुंदर है और बहुत गुणी भी है। चटकीला मतलब गाढ़े रंग वाला, और राम नाम लिए बिना कभी सोता नहीं है। तो वो कौन है, साजन है या तोता है? तो आंसर है नहीं सखी, वह तोता है, मतलब तोता है। तो जो तोते के बारे में यहाँ पे ये जो मुकरियाँ है, अंतिम मुकरियाँ है, वो तोते के ऊपर है कि तोता क्या करता है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, राम नाम लेता है और राम नाम लिए बगैर सोता भी नहीं है। तो इसका अर्थ है तोता। यहाँ पे पहेलियाँ और मुकरियाँ जो है वो चैप्टर समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। शब्दार्थ: अनार एक दानेदार फल या दाडम, वजीर तो मंत्री, अड़ना तो रुक जाना, ठाढ़ा तो खड़ा, तपन तो आग, साजन तो पति, दूजा तो दूसरा, गुणवंत तो गुणवान। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तला शब्द के दो अर्थ बताइए। तो तला शब्द के एक क्या है, जूते, जूते में जो होता है वो तला, और दूसरा अर्थ है तमोला, दूसरा अर्थ है तेल में तलने वाला अर्थ। इसके बाद है वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ क्या है? तो वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर बुद्धिमान नहीं था, मतलब इसमें वो खड़े होते हैं उसमें बुद्धि नहीं थी। तो वजीर में दाने मतलब कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ नहीं था। ढोल और साजन में क्या समानता है? तो ढोल और साजन में ये समानता है कि दोनों शादी में होते हैं, दोनों शादी में दोनों की ज़रूरत होती है। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से लड़की का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य उपयोग में नहीं लिया जाता है। शादी भी और किसी से नहीं की जाती, मतलब जो लड़का होता है जिसके साथ सगाई होती है उसी लड़के के साथ, मतलब उसी साजन के साथ ही उसकी शादी होती है। तो ढोल और साजन में यह समानता होती है कि उसके बगैर शादी नहीं हो सकती। राम भजन बिना कौन नहीं सोता? राम भजन बिना तोता नहीं सोता। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। न फेरने पर रोटी, घोड़े और पान की क्या हालत होती है? तो रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत ज़रूरी है। रोटी को तवे पर ना उल्टे तो वह जल जाती है, पान या पत्ते आप ना फेरे तो वो सड़ जाते हैं, और घोड़ा जो है उसको आपको घुमाना पड़ता है। अगर आप उसकी सवारी नहीं करेंगे तो वो अड़ी अड़ जाता है, मतलब वो फिर किसी को सवारी करने देता नहीं है। दूसरा है चक्की के पार्टों की क्या विशेषता होती है? तो चक्की के दोनों पार्ट है, किसी माता के 2 बालक है और दोनों के रंग एक जैसा है, दोनों का आकार भी एक जैसा है, दोनों का काम भी एक जैसा है, मगर अंतर क्या है? तो एक जो है वो चलता रहता है और एक जो है वो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, और इसके बावजूद भी दोनों हमेशा साथ साथ रहते हैं। यह उनकी विशेषता है। लोटा क्या क्या करता है? तो लोटा जो है वो सबकी प्यास बुझाता है और उसमें जल भर कर लिया जाता है, और लोटा देखने में बहुत छोटा लगता है मगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ सकता है। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वह समाप्त होता है। धन्यवाद।